रोम में मार्कस जूनियस ब्रूटस घर लौटता है और काफी लंबे समय के बाद आने पर उसकी मां सर्विलिया उसका बहुत ही कैजुअल वेलकम करती है। असल में सर्विलिया इसलिए दुखी है क्योंकि ब्रूटस लड़ाई हार कर और सरेंडर करके आया और सीजर को नहीं मार सका। ब्रूटस अपनी मां का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ही शॉक्ड और दुखी हो जाता है। न्यूज रीडर रोम में अनाउंस करता है कि सीजर की माफी मिलने के बाद 4 लोग पब्लियस सर्विलियस कास्का, मार्कस टलियस सिसरो, गायस कैसियस लॉन्गिनस और मार्कस जूनियस ब्रूटस ग्रीस से वापस रोम आए हैं। इन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। और ये भी अनाउंस करता है कि गद्दार पोम्पेई मैग्नस इजिप्ट भाग गया है और सीजर उसका पीछा कर रहे हैं। सीजर और उसकी सेना पोम्पेई का पीछा करते हुए अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता होता कि वहां शरण लेने के दौरान पहले ही पोम्पेई के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी गई है। सीजर का स्वागत इजिप्ट के किंग टॉलमी 13 के मंत्रियों द्वारा किया जाता है, जिनका नेतृत्व टॉलमी 13 के केयरटेकर पोथिनस और उसके टीचर थियोडोटस करते हैं। टॉलमी 13 सिर्फ एक 14-15 साल का लड़का होता है। पोथिनस सीजर से पूछता है कि आप लोग कितने समय के लिए यहाँ आए हैं। सीजर बोलता है कि ज्यादा समय के लिए नहीं। फिर सीजर पूछता है कि आप लोगों की वॉर की तैयारी कैसी चल रही है। पोथिनस बोलता है कि हम तो किसी वॉर के लिए तैयार नहीं हैं और यहाँ कोई वॉर भी नहीं हो रही है। सीजर बोलता है कि लगता है कि मुझे गलत जानकारी मिली है कि टॉलमी 13 की बहन सिंहासन पर अपना अधिकार क्लेम कर रही है। तभी बीच में टॉलमी 13 एटीट्यूड में बोलता है कि उसके बारे में बात मत करो और उसे गालियां देने लगता है। पोथिनस बोलता है कि हाँ, ये सच है कि थोड़ा इशू है। प्रिंसेस को कुछ गलत काउंसिल ने गुमराह किया था, लेकिन अभी उनका कुछ गद्दारों और बारबेरियंस के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ प्रिंसेस क्लियोपैट्रा से कोई खतरा नहीं है। सीजर पूछता है कि वैसे वो है कहाँ। पोथिनस बोलता है कि ये तो हमें भी नहीं पता, शायद साउथ की तरफ होगी। पोस्का सीजर के कान में धीरे से बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो उनके कब्जे में ही है। सीजर बोलता है कि आप लोग अपना डिस्प्यूट जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि अगर इजिप्ट में शांति होगी तो रोम के लिए भी बेहतर होगा और आप लोगों की रोम को अनाज की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। टॉलमी 13 के लोग सीजर को दिलासा दिलाते हैं कि सब जल्दी खत्म होगा और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसके बाद सीजर बोलता है कि अगर सब ठीक है तो अब पोम्पेई मैग्नस को मेरे हवाले कर दो। सीजर ऑलरेडी टॉलमी 13 के बचकाने व्यवहार से चिढ़ा हुआ है। सीजर को खुश करने के लिए टॉलमी उसे पोम्पेई का कटा हुआ सिर प्रेजेंट करता है, लेकिन सीजर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। सीजर गुस्से में बोलता है कि पोम्पेई रोम का एक काउंसिल था और तुम लोगों ने उसे किसी चोर की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका बाकी का शरीर कहाँ है? पोथिनस डर कर बोलता है कि हमने पोम्पेई के बाकी शरीर का प्रॉपर रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया है। सीजर बोलता है कि कल वो वापस रोम चला जाएगा, लेकिन उसके पहले उसे पोम्पेई का हत्यारा चाहिए। इसके बाद सीजर रात में पोम्पेई का प्रॉपर फ्यूनरल करता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सीजर इजिप्ट का सिविल वॉर का मैटर सुलझाने के लिए डिसाइड करता है कि वो अभी इजिप्ट में रुकेगा और मार्क एंटनी को बोलता है कि तुम आधी सेना लेकर कल रोम के लिए वापस निकलो और वहां जाकर पोम्पेई की डेथ अनाउंस करो। मार्क एंटनी और पोस्का सीजर को वार्न करते हैं कि इससे वह बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मनों से घिर जाएगा और कैटो और स्किपियो अभी भी आज़ाद हैं और नई और बड़ी सेना बना रहे हैं। लेकिन सीजर उनकी बात नहीं मानता है और बोलता है कि मुझे इजिप्ट का मैटर सुलझाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ से अनाज की सप्लाई नहीं हो पाएगी और ऐसे में रोम में लोग भूखों मरने को मजबूर हो जाएंगे। अगले दिन सीजर लूसियस वोरेनस और टाइटस पुलो को इजिप्ट के साउथ में जाकर क्लियोपैट्रा को ढूंढकर अलेक्जेंड्रिया लाने के लिए बोलता है और बोलता है कि जब वो मिल जाए तो उसे पूरी रेस्पेक्ट देना। वोरेनस सीजर से माफी मांगता है और कहता है कि अगर उसने एम्फीपोलिस में पोम्पेई को जाने न दिया होता तो पोम्पेई आज जिंदा होते। सीजर पोथिनस से पोम्पेई के हत्यारे के बारे में पूछता है तो पोथिनस बोलता है कि वो भाग गया। सीजर बोलता है कि उसे ढूंढो और मीन टाइम तुम्हारे राजा के पिता टॉलमी 12 ने रोम से जो 17,000 ड्रैक्मा का कर्ज लिया था वो चुकाओ। पोथिनस बोलता है कि इतनी बड़ी रकम चुका पाना इम्पॉसिबल है, तो सीजर बोलता है कि ठीक है, तुम लोग सिर्फ 10,000 ड्रैक्मा चुका दो। पोथिनस बोलता है कि ये भी रकम बहुत बड़ी है, चुका पाना असंभव है। तभी टॉलमी 13 उठकर आता है और लोन का डॉक्यूमेंट पोथिनस से लेकर सीजर की तरफ फेंक कर बोलता है, ये लो, ये रहा तुम्हारे लोन का पेमेंट। सीजर बोलता है कि तुम्हारा राजा भूल गया है कि इजिप्ट रोम के अधीन है और एक बार फिर से टॉलमी 13 को डांट कर बैठा देता है। सीजर बोलता है कि लोन कब तक चुकाओगे। इस पर पोथिनस बोलता है कि क्लियोपैट्रा की बेवकूफ़ी की वजह से इजिप्ट के पास अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं। सीजर बोलता है कि ठीक है, तुम क्लियोपैट्रा से अपना मैटर सुलझाओ। पोथिनस बोलता है कि क्लियोपैट्रा कहाँ है ये कोई नहीं जानता।
सीजर बोलता है कि ठीक है, फिर उसे मैं ढूंढ कर लाता हूँ। सीजर के ये बोलते ही पोथिनस और थियोडोटस टेंशन में आ जाते हैं। वोरेनस और पुलो साउथ की तरफ तेज गर्मी और धूप में छुपकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। पुलो पूछता है कि हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं। वोरेनस बोलता है, जब वो लोग दिखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। पोथिनस और थियोडोटस टॉलेमी के साथ आपस में बात करते हैं कि अगर हमने सीजर का लोन पेमेंट नहीं किया तो वो सिंहासन पर क्लियोपैट्रा को बैठा देगा। असल में इन लोगों ने क्लियोपैट्रा को किसी जगह पर बंदी बनाकर रखा हुआ है और आपस में डिसाइड करते हैं कि इससे पहले सीजर क्लियोपैट्रा को ढूंढ पाए, क्लियोपैट्रा को मरवा देते हैं और अपने 3 सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ और जाकर क्लियोपैट्रा को मार डालो। वोरेनस पुलो के साथ छिपकर असल में उन्हीं सैनिकों का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो सैनिक उधर से गुजरते हैं, वोरेनस और पुलो उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों क्लियोपैट्रा तक पहुंच सके। क्लियोपैट्रा जंजीरों में बंधी हुई कैद में है और हर समय सिर्फ नशे में डूबी रहती है। उसको मारने के लिए तीनों हत्यारे पहुंचते हैं और क्लियोपैट्रा को मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहां वोरेनस और पुलो पहुंच जाते हैं और तीनों हत्यारों को मारकर क्लियोपैट्रा को बचा लेते हैं। पोथिनस, थियोडोटस और बाकी लोग सीजर को मारने के बारे में सोचते हैं क्योंकि सीजर के पास अब ज्यादा बड़ी सेना नहीं है, लेकिन ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इसके बाद रोम उन्हें नहीं छोड़ेगा और फिर डिसाइड करते हैं कि इजिप्ट की जनता को सीजर के खिलाफ भड़का दो। इसके बाद ये लोग सीजर के पास टॉलेमी 13 का एक लेटर सेप्टिमियस से भिजवाते हैं। सेप्टिमियस वो लेटर लेकर सीजर के पास जाता है और पोस्का वो लेटर पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है कि जो आदमी ये लेटर लेकर आया है उसी ने पोम्पेई मैग्नस की हत्या की है। सीजर के सैनिक सेप्टिमियस को तुरंत घेर लेते हैं और कुछ ही देर बाद सेप्टिमियस का सिर महल के बाहर खंबे पर टंगा दिखता है। अलेक्जेंड्रिया जाते समय क्लियोपैट्रा अपनी दासी चार्मियन से कहती है कि उसे सीजर को सीड्यूस करना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मर जाऊंगी। वो कहती है कि सीजर की तीनों पत्नियों में से कोई भी बेटे को जन्म नहीं दे सकी और अगर उसने सीजर से बेटे को जन्म दिया तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके बाद क्लियोपैट्रा बोलती है कि वो फर्टाइल है और अभी गर्भ धारण करने का बिल्कुल सही समय है, लेकिन वो जब तक अलेक्जेंड्रिया पहुंचेगी वो समय निकल जाएगा, इसलिए उसे आज कैसे भी करके गर्भ धारण करना ही है। चार्मियन वोरेनस को क्लियोपैट्रा के तंबू में बुलाकर लाती है और क्लियोपैट्रा उसे अपने साथ इंटीमेट होने का आदेश देती है। क्योंकि वोरेनस सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी नायबी के लिए डिवोटेड है तो उसकी फट जाती है और वो क्लियोपैट्रा को मना करके तंबू से बाहर भाग जाता है। बाहर आकर वोरेनस पुलो को अंदर भेजता है और बोलता है कि अंदर जो भी ऑर्डर मिले उसे फॉलो करना। पुलो तंबू के अंदर जाता है और क्लियोपैट्रा उसे भी वही ऑर्डर देती है। पुलो मौके का पूरा फायदा उठाता है। बाद में वोरेनस पुलो को चेतावनी देता है कि वो इस बात का जिक्र कभी ना करे वरना सीजर उसे मरवा देगा। वोरेनस और पुलो क्लियोपैट्रा को एक बोरे में छिपाकर अलेक्जेंड्रिया ले जाते हैं। जैसे ही वो सामने आती है, सीजर तुरंत उससे अट्रैक्ट हो जाता है। महल के सिंहासन हॉल में क्लियोपैट्रा अपने छोटे भाई जो कि उसका हस्बैंड भी होता है उसके सामने आती है। यहाँ थोड़ा सा इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में एक बात बताता हूँ। इजिप्ट का सिंहासन और राजपाट अपने वंश से बाहर न जाए, इसलिए इजिप्ट के राजा अपने लड़के लड़कियों की आपस में शादी करा देते थे, यानी सगे भाई बहनों की शादी कराते थे। इसी वजह से टॉलेमी 13 और क्लियोपैट्रा सगे भाई बहन होने के बावजूद भी पति पत्नी थे। क्लियोपैट्रा टॉलेमी 13 की तरफ जाती है और बोलती है कि हमारे पिता के सिंहासन पर बैठकर तुम बिल्कुल जोकर लग रहे हो। डरा हुआ टॉलेमी 13 बोलता है कि मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। क्लियोपैट्रा बोलती है कि हाँ मुझे पता है, बल्कि उसके सलाहकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके मरने की मांग करती है। पोथिनस डरकर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इन सब के पीछे थियोडोटस है। लेकिन थोड़ी देर बाद पोथिनस और थियोडोटस के सिर भी महल के बाहर टंगे हुए दिखाई देते हैं। इजिप्ट में इस रोमन इंटरफियर से नाराज भीड़ महल के बाहर इकट्ठा होने लगती है और महल की घेराबंदी शुरू हो जाती है। उधर क्लियोपैट्रा सीजर को सीड्यूस करके उससे बोलती है कि तुम्हारी तीनों पत्नियों से एक भी बेटा नहीं है, जबकि बिना बेटे के राजा का कोई भविष्य नहीं होता है। इजिप्ट हमेशा रोम के अधीन रहेगा और मैं तुम्हारी पपेट क्वीन बनकर रहूंगी। लगभग 1 साल बाद रोम में सिसरो और ब्रूटस की सीनेट में मुलाकात होती है। सिसरो कहता है कि अगर सीजर हार गया तो मार्क एंटनी को सत्ता में आने से रोकना चाहिए। ब्रूटस उसे याद दिलाता है कि उन्होंने सीजर के प्रति निष्ठा की कसम ली है, लेकिन सिसरो कहता है कि ये कसम मार्क एंटनी पर लागू नहीं होती। तभी मार्क एंटनी वहां आ जाता है और सिसरो को चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से विश्वासघात की बात सुनी तो उसके यानी सिसरो के नरम गुलाबी हाथ काटकर सीनेट के दरवाजे पर टांग देगा।
और जाते जाते मार्क एंटनी एक खुशखबरी देता है कि सीजर अलेक्जेंड्रिया में जीत गया है। अलेक्जेंड्रिया में टॉलमी 13 की डेड बॉडी नदी में तैरती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैं तुम्हें इस सीन का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये साल था 47 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। रोमन जनरल जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा का साथ दे रहा था और इसलिए टॉलमी 13 ने सीजर के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया। टॉलमी 13 की सेना बड़ी होने के बाद भी सीजर से हार गई। जब टॉलमी 13 की सेना सीजर से हारने लगी तो टॉलमी 13 भागने की कोशिश करने लगा। भागते समय उसकी नाव नील नदी में पलट गई। भारी कवच पहने होने की वजह से वो तैर नहीं सका और डूबकर उसकी मौत हो गई। इस लड़ाई को हिस्ट्री में बैटल ऑफ द नाइल या बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। 1 साल का समय बीत चुका है और सीजर अभी भी इजिप्ट में ही है। महल का दरवाजा खुलता है और सीजर और क्लियोपैट्रा महल के बाहर आते हैं। क्लियोपैट्रा की गोद में एक बच्चा भी होता है। सीजर क्लियोपैट्रा के बेटे सीजेरियन को सैनिकों को दिखाता है। सेना खुशी मनाती है जबकि वोरेनस सिर्फ और सिर्फ पुलो को घूरता रहता है। पुलो को भी शक होता है कि ये बच्चा उसका भी हो सकता है, फिर भी वो सेना के साथ खुशी में शामिल हो जाता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि क्लियोपैट्रा और सीजर के बेटे सीजेरियन का असली बाप कौन था, इस बात को लेकर हिस्ट्री में विवाद रहा है। फिलहाल आपको रोम सीरीज की अभी तक की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों ध्यान रहे कि इस सीरीज का 9वां एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे की कहानी में क्लियोपैट्रा इजिप्ट से रोम जाने वाली है, जहां सीजर की पत्नी कलपुर्निया पहले से ही मौजूद है। और एक और कहानी में दूसरी तरफ वोरेनस और नाइबी की कहानी में भी ट्विस्ट आने वाला है। क्या क्लियोपैट्रा का रोम पहुंचना नई हलचल मचाएगा? क्या सीजर और कलपुर्निया के बीच टकराव देखने को मिलेगा? और वोरेनस और नाइबी की कहानी आखिर किस दिशा में जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।